साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए संविधान, इतिहास और विज्ञान तीनों के मिलाकर के मिक्स टेस्ट आपके लिए लेकर के आ गए हैं। यह है क्विज नंबर 2। इससे पहले एक क्विज हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। देखिए, ये प्रश्न ऐसे हैं जो अब परीक्षाओं में आ रहे हैं। पहले परीक्षाओं में बड़े सिंपल से प्रश्न आया करते थे, अब परीक्षाओं का लेवल बदल गया है और लेवल अप कर दिया गया है परीक्षाओं का। तो वैसे ही टेस्ट हम आपके लिए लेकर के आए हैं। अब आपको पता चलेगा कि किस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। आइए देखते हैं पहला प्रश्न विज्ञान से है। साइंस का पहला प्रश्न है, लिटमस विलियन का रंग क्या होता है जब यह ना तो अम्लीय हो और ना ही क्षारीय हो। अभी तक प्रश्न कैसे पूछा जाता था? अभी तक प्रश्न पूछा जाता था कि लिटमस पेपर पर जब हम अम्लीय अम्ल को डालते हैं तो उसका रंग क्या हो जाता है, या फिर प्रश्न पूछा जाता था कि लिटमस पेपर पर जब हम क्षार को डालते हैं तो उसका रंग क्या बदल जाता है, कैसा हो जाता है। लेकिन अब कैसा प्रश्न पूछा जाएगा? अब आपको यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि लिटमस विलियन जो होता है, जो लिटमस पेपर होता है, उसका रंग कैसा होता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि वो रंग कैसा होता है जब ना तो उस पर अम्ल डाला गया हो, ना ही उस पर क्षार डाला गया हो। अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? लाल, पीला, नीला या फिर बैगनी। बताइए किस रंग का होता है लिटमस पेपर जब उस पर ना तो अम्ल ही डाला गया हो, ना ही क्षार डाला गया हो। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि बैगनी रंग का लिटमस विलियन होता है जब ना तो उस पर कोई क्षार डाला गया हो और ना ही कोई अम्ल डाला गया हो। ठीक है, फिर क्षार डालने के बाद क्या प्रक्रिया होती है, अम्ल डालने के बाद क्या रंग परिवर्तन होता है, आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, तो लिटमस का घोल आमतौर पर बैगनी रंग का होता है। लिटमस का घोल लाइकेन से निकाला जाता है। ये जो लाइकेन पौधा होता है ना, ये लाइकेन थैलोफाइटा वर्ग का पौधा होता है। ठीक है, तो बैगनी रंग का लिटमस विलियन होता है जिसे लाइकेन के घोल से निकाला जाता है। ठीक है, लिटमस विलियन का उपयोग विलियन की अम्लीयता या क्षारीय प्रकृति को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अभी तक यही प्रश्न पूछा जाता था कि अगर हमको विलियन का क्षारीय या फिर अम्लीय जो गुण है पता करना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लिटमस विलियन का अभी तक प्रयोग किया करते थे। ठीक है, चलिए देखिए, तो देखिए इसका रंग कैसे बदलता है। आसुत जल में इसका रंग बैगनी रंग का होता है, यानी जब इस पर कोई भी नहीं डाला गया हो, ना तो क्षार डाला गया हो, नहीं अम्ल डाला गया हो, तो ये बैगनी रंग का होता है। ठीक है, नॉर्मल यह बैगनी रंग का होता है। अब देखिए, अम्लीय विलियन डालने पर यह लाल रंग का हो जाता है। अगर इस पर कोई अम्लीय विलियन, एसिटिक जो विलियन अगर आप डालेंगे तो ये लाल रंग का हो जाएगा। ठीक है, जबकि क्षारीय विलियन अगर आप इस पर डालते हैं तो ये नीले रंग का हो जाता है। तो 3 से 4 प्रश्न आपके क्लियर हुए। लिटमस विलियन नॉर्मल कैसा होता है? बैगनी रंग का होता है। जब हम इस पर अम्ल डाल देते हैं तो ये कैसा हो जाता है? तो ये लाल हो जाता है। जब हम इस पर क्षार डाल देते हैं तो ये कैसा हो जाता है? ये नीला हो जाता है। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो विलियन की अम्लीयता या क्षारीयता ज्ञात करने के लिए लिटमस विलियन का प्रयोग किया जाता है। सारी जानकारी उम्मीद करते हैं पहले प्रश्न से संबंधित आपको मिल चुकी होगी। अब कैसा भी प्रश्न आए आप बड़ी आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या फिर सही है? अब ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, कूट वाले, पहला दूसरा दोनों सही है, केवल दूसरा सही है। ऐसे प्रश्नों का आप आंसर तभी दे सकते हैं जब आपको उस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी होगी। तो चलिए देखते हैं। संविधान का यह प्रश्न है, कांग्रेस के गठन के समय ए.ओ. ह्यूम भारत के वायसराय थे, क्या यह कथन सही है? ऑप्शन नंबर 2 है, ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस के गठन के संबंध में प्रसिद्ध सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। बताइए दोनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 ना ही 2 सही है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं, फिर पूरी जानकारी आपको देते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि केवल 2 सही है। देखिए, कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे, ना कि ए.ओ. ह्यूम थे। तो ए.ओ. ह्यूम कौन थे वो भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस के गठन के संबंध में प्रसिद्ध सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया था। उन्होंने ये बताया था कि जो कांग्रेस है, अगर हम कांग्रेस का गठन कर देंगे तो जो भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति जो गुस्सा है वो ऐसा सेफ्टी वॉल्व की तरह निकल जाया करेगा कांग्रेस के माध्यम से। ठीक है, यानी कोई बड़ा विस्फोट नहीं होगा और एक वॉल्व के माध्यम से पूरा जो है गुस्सा वो निकल जाया करेगा। तो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत ए.ओ. ह्यूम ने दिया था। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न से संबंधित। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब किया? तो 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसका गठन किया गया था। ए.ओ. ह्यूम कौन थे? तो एक सेवानिवृत्त सिविल सेवक के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो पहला कथन बिल्कुल गलत हो गया। वे एक सिविल सेवक थे, ना कि वायसराय थे भारत के। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कांग्रेस का पहला सत्र कहाँ पर हुआ? तो बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस का पहला सत्र जो है सत्र यहाँ पर आयोजित किया गया था। 4 से 5 प्रश्न आपको इसी में मिलने वाले हैं। देखिए,
चलिए, इसकी अध्यक्षता बंगाल के व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो सीधा प्रश्न बनेगा, कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सर, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। कहाँ के निवासी थे? बंगाल के निवासी थे। कितने प्रतिभागियों ने पहली बैठक में भाग लिया था? तो 72 प्रतिभागियों ने पहली बैठक में भाग लिया था। मेन कौन कौन थे? तो दादा भाई नेहरूजी, बदरुद्दीन तैयब जी, आनंद मोहन बोस, RC मेहता, फिरोज शाह मेहता, GK गोखले, ये सब लोग वहाँ पर उपस्थित थे। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर वायसराय कौन था कांग्रेस के गठन के संबंध में? यह प्रश्न भी बनता है। तो लॉर्ड डफरिंग 1884 से 1888 तक जो भारत में रहे थे, उस समय वायसराय थे 1885 में, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब देखिए, लॉर्ड उस समय डफरिन थे, उनके कार्यकाल के दौरान कौन कौन सी घटना हुई थी? तो तीसरा जो बर्मा युद्ध था, जो 1885 में हुआ था, वो भी इनके कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। पटवारी के पेपर में पूछा गया था कि तीसरा बर्मा युद्ध किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी इनके ही कार्यकाल में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी बर्मा के बारे में सुबह करंट अफेयर वाली वीडियो हमने बताया है। जो हम करंट अफेयर वाली वीडियो में स्टैटिक GK कराते हैं, उसमें हमने आपको बताया है कि बर्मा को भारत से किस उसके द्वारा अधिनियम के द्वारा अलग किया गया था। तो 1935 के अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। बर्मा को वर्तमान में म्यांमार कहा जाता है, ये भी आप याद रखिए। सुबह वाली करंट अफेयर की वीडियो देखना मत भूलिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। वहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर, मध्य प्रदेश की करंट अफेयर, स्टैटिक GK और अभी परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, सीधे स्क्रीनशॉट पेपर का खींच करके हम लेकर के आते हैं और पूरी जानकारी आपको उन प्रश्नों के बारे में देते हैं। ठीक है, ये कॉम्बो क्लास होती है, पूरी जानकारी आपको दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में संचार का प्रमुख माध्यम है? यानी कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में खबरों का आदान प्रदान या मंत्रिपरिषद क्या चाह रही है, वो चीज़ें राष्ट्रपति को कौन बताता है? राष्ट्रपति क्या चाह रहा है, वो मंत्रिपरिषद को कौन बताता है? बताइए। उपराष्ट्रपति बताता है, लोकसभा अध्यक्ष बताता है, प्रधानमंत्री, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? चलिए आंसर देख लेते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे और अब परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, सही आंसर है सी, यानी कि जो प्रधानमंत्री होता है वो यहाँ पर संचार का प्रमुख होता है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में। अब देखिए कैसे। तो आर्टिकल 74 में बताया गया कि प्रधानमंत्री मतलब एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। अब मंत्रिपरिषद क्या निर्णय लेना चाहती है तो प्रधानमंत्री उस बात को जो राष्ट्रपति तक पहुंचाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति क्या चाह रहा है मंत्रिपरिषद से, वो भी राष्ट्रपति सीधे प्रधानमंत्री को बोलता है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को बताता है। ठीक है, तो एक तरह से संचार का काम कौन करता है? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में वो आपका प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये हमने आपको बता दिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी वाला हमने आपको करा दिया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है गीत गोविंद के लेखक कौन है? यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जयदेव, कल्हड़, कालिदास या फिर राजा राव? इतिहास का यह प्रश्न है। चलिए आंसर देख लेते हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है ए, यानी कि जयदेव जो है, जयदेव के द्वारा गीत गोविंद का टीका लिखा गया था। ठीक है, चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो गीत गोविंद एक कन्नड़ में लिखा गया है जो कि कवि जयदेव के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, जयदेव की बात करें तो जयदेव का जन्म 12वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। उनका जन्म स्थान केंदुविल्ला था। गीत गोविंद कृष्ण और श्रीमती राधिका और वृंदावन की गोपियों और गाय चरवाहों के बीच संबंधों का वर्णन करता है। गीत गोविंद को 12 अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है। तो प्रश्न ये बन सकता है गीत गोविंद में कितने अध्याय हैं? तो गीत गोविंद में 12 अध्याय हैं। किसने रचना की है? तो जयदेव ने रचना की है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। कुछ भी प्रश्न बने आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। ठीक है, किसके बारे में बताया गया है? तो कृष्ण और राधिका जी के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। गीत गोविंद में रचनाकार जयदेव हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी प्रश्न आएगा ना, आपको हर प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे कोई भी प्रश्न अगर उससे संबंधित बनता है, कितना भी डीप में प्रश्न बनता है, मगर आप उसका आंसर जरूर करके आएंगे। ठीक है, चोल वंश किसके शासनकाल के दौरान अपने आंचल तक पहुंचा? निम्नलिखित में से किसके बीच? यानी कि जो चोल साम्राज्य है, किसके साम्राज्य के दौरान अपने मतलब उच्चतम स्तर तक पहुंच गया था, मतलब बहुत ख्याति प्राप्त कर ली थी चोल साम्राज्य ने? किसके शासनकाल में? राजा राज चोल, राजेंद्र चोल फर्स्ट, या फिर सुंदरा चोल, या फिर ज्ञानेंद्र चोल फर्स्ट? बताइए किसके शासनकाल के दौरान चोल साम्राज्य अपने मतलब उच्चतम स्तर तक पहुंच गया था? सबसे हाई पावर जो है उस समय चोल वंश की हो गई थी। तो चलिए देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि राजेंद्र चोल के समय काल के दौरान जो चोल शासन है वो चोल वंश अपने प्रखर तक पहुंच गया था, यानी कि बहुत ख्याति प्राप्त हो गई थी चोल साम्राज्य को राजेंद्र चोल फर्स्ट के समय। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए
राजेंद्र चोल, इनका शासनकाल कब से था? तो 1014 से लेकर के 44 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। ठीक है। उन्हें दक्षिण भारत के सबसे महान शासकों और सैन्य जनरलों में से एक माना जाता है। किसे? राजेंद्र चोल को। उन्होंने अपने पिता की आक्रामक विजय और विस्तार की नीति को जारी रखा। गंगा नदी के उत्तर की ओर पहुंचने और विदेशों में मालदीव और श्रीलंका जाने के अलावा उन्होंने दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों पर भी अपना आक्रमण किया था। ठीक है। उन्होंने पूरे सीलोन या फिर श्रीलंका को जीत लिया था। अब देखिए क्या क्या प्रश्न यहाँ से बनेगा। प्रश्न बनेगा राजेंद्र चोल का शासनकाल क्या है? तो राजेंद्र चोल फर्स्ट का शासनकाल 1014 ईसा पूर्व से लेकर के 44 ईस्वी तक है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ से बनेगा कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या हुआ करता था? तो श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन हुआ करता था। अगला प्रश्न बनेगा कि कौन सा राजा श्रीलंका तक अपने शासन के विस्तार को पहुंचा दिया था श्रीलंका तक में? तो चोल वंश के शासक राजेंद्र चोल ने जो है श्रीलंका तक यहाँ पर अपनी जो है नीति पहुंचा दी थी, अपने राज्य को विस्तार कर दिया था श्रीलंका तक में। ठीक है। ये सारे प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित बन सकते हैं। और देखिए हर एक प्रश्न को आप बड़े गौर से पढ़िएगा, क्योंकि इसी पूरे प्रश्नों से संबंधित पूरे प्रश्नों के बीच में से एक प्रश्न हम आपसे लास्ट में पूछेंगे, जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। थर्मामीटर में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? विज्ञान का यह प्रश्न है। साइंस से सोना, चांदी, पारा या फिर तांबा, बताइए किसका यूज किया जाता है थर्मामीटर में? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी यानी कि पारे का इस्तेमाल किया जाता है जब हम थर्मामीटर का यूज करते हैं। तो थर्मामीटर में पारे का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए पूरी जानकारी आपको इस प्रश्न से संबंधित देते हैं। तो पारा का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है देख लीजिए। तो पारा का उपयोग थर्मामीटर में, बैरोमीटर में और अन्य वैज्ञानिक उपकरण बनाने में किया जाता है। ठीक है। पारे का जो सूत्र होता है वो Hg होता है, याद रखना है पारे का सूत्र। साथ ही साथ में आपको बता दें कि एकमात्र ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है, वो पारा ही है। ठीक है। चमकदार धातु होती है। पारा बिजली का संचालन करता है और इसका उपयोग मूक स्थित निर्भर स्विच बनाने के लिए किया जाता है। पारा वाष्प का उपयोग स्ट्रीट लाइट, फ्लोरोसेंट लैंप और विज्ञापन संकेतकों में भी किया जाता है। तीसरा वाला जो आपका पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण है कि पारे का उपयोग इनमें से जो है आपको ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि स्ट्रीट लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पारे का प्रयोग किया जाता है। फ्लोरोसेंट लैंप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पारे का प्रयोग किया जाता है। आपको याद रखना है। ठीक है। पारे का सूत्र Hg होता है, याद रखना है। Ag जो होता है वो चांदी का सूत्र होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। Hg पारे का सूत्र होता है, Ag चांदी का सूत्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हेतु आवश्यक नहीं है? दिमाग लगाने वाला प्रश्न आ गया, बताइए। ये प्रश्न यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस लेवल के प्रश्न है। ठीक है। अच्छे प्रश्न आपके लिए हम लेकर के आए हैं और ये लगातार वीडियो हम लेकर के आते रहेंगे। बस जरूरी है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सबको बताइए कि ऐसी प्रैक्टिस सेट भी आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर चल रही है जो आपको दूसरों से अलग बनाएगी। चलिए देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर सूर्य की रोशनी, बताइए क्या हो सकता है आंसर? आइए देखते हैं। सही आंसर है सी यानी कि ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद में जो निर्माण होता है वो ऑक्सीजन का ही निर्माण होता है। जब ऑक्सीजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण के बाद में हो रहा है तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन की क्यों आवश्यकता होगी? आप अपने आप से ही सोच सकते हैं। ठीक है। इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद में ही तो ऑक्सीजन बनती है, तो पहले तो ऑक्सीजन होगी ही नहीं। बाकी जल की आवश्यकता बिल्कुल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए ही रहती है और सूर्य की रोशनी की आवश्यकता तो होती है, तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है। चलिए अब आपको कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए तो प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में क्लोरोफिल नामक हरा रंग द्रव्य होता है। देखिए पत्तियों में हरा रंग क्यों होता है ये प्रश्न बन सकता है। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है। ये पत्तियां सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा लेने में सहायता करती हैं। इस ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल द्वारा भोजन को संश्लेषित करने में किया जाता है। यानी आपका सूर्य की ऊर्जा भी आ गई, सूर्य की रोशनी भी आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज में आ गई और जल भी यूज में आ गया। इन तीनों के निर्माण से फिर यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और आपका यहाँ पर ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस सूर्य का प्रकाश मिलकर के कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ये प्रक्रिया भी आपको यहाँ पर दिखा दी गई है। ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि ऑक्सीजन का यहाँ पर उपयोग नहीं होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, ऑक्सीजन बनता है प्रकाश संश्लेषण के बाद में। ठीक है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य की रोशनी का उपयोग होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। क्लोरोफिल याद रखिएगा, हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अब देखिए इतिहास का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हड़प्पा सभ्यता के दौरान लोगों का आर्थिक जीवन बहुत खराब था। हड़प्पा सभ्यता के दौरान केवल आंतरिक व्यापार किया जाता था। दूर दराज के स्थानों में हड़प्पा के संपर्कों पर प्रकाश डालने वाली मोहरों पर जहाज, नावों के चित्र भी मिले हैं। ईरान अन्य सभ्यताओं के साथ हड़प्पा वासियों की व्यापारिक चौकी थी। तो बताइए कौन सा कथन यहाँ पर सही है? आइए देखते हैं। सही आंसर सी यानी कि दूर दराज के स्थानों में हड़प्पा के संपर्क पर प्रकाश डालने वाली मोहरों पर जहाजों एवं नावों के चित्र मिले हैं। ठीक है। यानी कि जो हड़प्पा संस्कृति थी उसमें दूर दराज के इलाकों से भी यहाँ पर जो है व्यापार हुआ करता था। देखिए पहला ऑप्शन गलत है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान लोगों का आर्थिक जीवन बहुत खराब था। नहीं, हड़प्पा सभ्यता के दौरान लोगों का आर्थिक
जीवन बहुत अच्छा था क्योंकि बाहर से भी व्यापार हुआ करता था, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है कि केवल आंतरिक व्यापार था, बिल्कुल नहीं, बाहर से व्यापार हुआ करता। सुमेरियन तक यहाँ पर व्यापार हमारा फैला हुआ था हड़प्पा काल के दौरान, ठीक है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के दौरान आर्थिक जीवन और व्यापार, ये आपको एक पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर पूरी जानकारी आपको देते हैं। लोगों का आर्थिक जीवन बहुत समृद्ध था, ठीक है, इसलिए आपका इसका मुख्य व्यवसाय क्या था हड़प्पा काल के दौरान, तो कृषि जो है वो मुख्य व्यवसाय हुआ करता था, ठीक है। इसलिए पहला कथन अपना सही हो गया। दूसरा क्या है, व्यापार अच्छी तरह से विकसित था, ये हमने आपको बता दिया है, ठीक है। और कहाँ कहाँ पर व्यापार हुआ करता था, तो देखिए चीन, मिस्र और मेसोपोटामिया और सुमेर के साथ भी यहाँ पर व्यापार हुआ करता था। इतने दूर तक जो है हड़प्पा वासी जो है व्यापार किया करते थे। बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल, उस समय गुजरात में जो लोथल है वो बंदरगाह हुआ करता था। ये भी आपको याद रखना, यह प्रश्न भी बन सकता है, ठीक है। चलिए बाकी आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है, ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे, आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित में से किस मामले में मूल संरचना सिद्धांत को पेश किया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो संविधान का मूल ढांचा है वो किस केस में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पेश किया था। यूपीएससी वालों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और एमपीपीएससी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, के 1950 वर्सेस गोपालन के मामले में, 1951 के शंकरी प्रसाद के मामले में, 1960 के बेरूबारी यूनियन केस में, या फिर 1973 के केशवानंद भारती केस में, किस केस में यहाँ पर संविधान के मूल ढांचे के बारे में बताया गया था। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि 1973 के केशवानंद भारती केस में यहाँ पर संविधान के मूल ढांचे के बारे में बताया गया था। देखिए कुछ जानकारी। तो केशवानंद भारती का मामला 31 अक्टूबर से 24 अप्रैल 1973 तक यहाँ पर चला था, ठीक है। मामला केरल राज्य के खिलाफ हुआ था, तो केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य यह मामला था। मामले के परिणाम ने भारतीय संविधान की मूल संरचना को रेखांकित किया, यानी भारतीय संविधान का मूल ढांचा क्या है उसके बारे में बताया था, ठीक है। चलिए 1970 में केशवानंद भारती ने केरल कृषि भूमि सुधार कानून को चुनौती यहाँ पर दी थी। मामला सरकार के हस्तक्षेप के बिना धार्मिक स्वामित्व वाली संपत्ति के प्रबंधन के अधिकार से संबंधित था, यानी कि इनकी संपत्ति जो है धार्मिक संपत्ति थी, उसको केरल राज्य यहाँ पर लेना चाहती थी, उसके लिए भूमि सुधार कानून बनाया गया था। उसी के विरोध में केशवानंद भारती ने यहाँ पर केस किया था, ठीक है। चलिए निर्णय कब आया था, 24 अप्रैल 1973 को निर्णय आया था। ये पूरी जानकारी आपको याद रखना क्योंकि केशवानंद भारती का अभी हाल ही में 2020 में निधन हो गया है, तो यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और 13 जज बैठे थे। सबसे ज़्यादा जो जज हैं किसी केस में बैठे हैं तो वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य फैसला था, जिसमें सबसे ज़्यादा जजों की बेंच बैठी थी। 13 जज यहाँ पर बैठे थे, ठीक है। अगला प्रश्न, यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध हिटलर के डैश पर आक्रमण के साथ में शुरू हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस वजह से हुई थी। फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया या फिर पोलैंड, किस पर आक्रमण कर दिया था हिटलर ने जिसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। चलिए देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि हिटलर के पोलैंड पर आक्रमण करने के बाद में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हो गया था। तो विश्व इतिहास से संबंधित प्रश्न है। देखिए, वर्ल्ड वार सेकंड जिसे द्वितीय विश्व युद्ध भी कहा जाता है, एक ऐसा संघर्ष था जिसमें 1939 से लेकर के 1945 तक दुनिया का हर हिस्सा शामिल था। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था, ठीक है। इसमें दो राष्ट्र थे, एक तो थे ध्रुवीय राष्ट्र, ठीक है, और एक थे मित्र राष्ट्र। तो ध्रुवीय राष्ट्र में कौन कौन था, जर्मनी, इटली और जापान। और मित्र राष्ट्र में कौन कौन था, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन भी इसमें शामिल था। ये प्रश्न बनता है कि इनमें से कौन सा ध्रुवीय राष्ट्र में शामिल नहीं था, ठीक है। ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में हुई लगभग 40,000 50,000 मौतें वगैरह वगैरह इसमें सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। बस आप ये याद रखिएगा 1939 से 45 के द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र थे। ध्रुवीय राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान था। मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका था, ठीक है। और इसी का फायदा भारत ने उठा लिया। भारत ने कहा देखो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है, हम तभी शामिल होंगे जब आप हमको आज़ाद कर दोगे, ठीक है। तो फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में वैसे भी इंग्लैंड यहाँ पर इतना परेशान हो गया था कि मतलब भारत का राजपाट नहीं संभाल पा रहा था, ठीक है। तो एक कारण ये भी था भारत की स्वतंत्रता का था कि जो है आपके इंग्लैंड वाले जो थे वो भारत का जो है मतलब आर्थिक स्थिति इंग्लैंड वालों की खराब हो गई थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि भारत को छोड़ ही दो तो अच्छा है, ठीक है, कहाँ तक हम व्यवस्था देख पाएंगे, ठीक है। ये तो एक कारण ये भी था। तो द्वितीय विश्व युद्ध का भारत को फायदा मिला था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टूथपेस्ट जिसे आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं में कैविटी से लड़ने के लिए कौन सा खनिज पाया जाता है। पेट्रोलियम जेली, एनाटीज, टाइटेनियम ऑक्साइड या फिर फ्लोराइड। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी, यानी कि फ्लोराइड पाया जाता है टूथपेस्ट में, जिसका यूज आप डेली करते हैं कैविटी से बचने के लिए। देखिए, तो सिलिका, चूना पत्थर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और विभिन्न फॉस्फेट खनिजों जैसे कि अपघर्षक खनिज एवं टूथपेस्ट जो आप उपयोग करते हैं वे सफाई कार्य का कार्य करते हैं। यानी टूथपेस्ट में क्या क्या पाया जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। कैविटी को कम करने के लिए फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। यह खनिज फ्लोराइड से आता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कैविटी को कम करने के लिए फ्लोराइड का यूज टूथपेस्ट में किया जाता है। और क्या क्या होता है टूथपेस्ट में, तो टूथपेस्ट में टाइटेनियम ऑक्साइड द्वारा सफ़ेद किया जाता है। रूटाइल, इल्मेनाइट और एनाइटेट नामक खनिज आज सभी इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और कुछ
टूथपेस्ट में चमक माइका से आती है, तो माइका वगैरह भी इसमें डली रहती है। आपने देखा भी होगा कोलगेट में आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या, ऐसे पूछते हैं, ठीक है ना। तो नमक वमक कुछ नहीं होता, ये सारे तत्व उसमें उपस्थित होते हैं, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हम आज आपके लिए लेकर के आए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। डिटेल में जानकारी आपको पसंद आ रही है या फिर नहीं आ रही है, ये भी आप बताइएगा। अगर आप कहेंगे कि हम इतना डिटेल में जानकारी नहीं चाहते हैं तो हम कोई दिक्कत नहीं, जल्दी जल्दी प्रश्न करा दिए करेंगे, ठीक है ना। ये हम क्लास इसीलिए लेकर के आए हैं क्योंकि अगर आप सक्सेस जंक्शन से जुड़े हुए हैं तो कोई भी एग्जाम हो आप उसको आसानी से क्रैक कर सकते हैं, दूसरों से 5 से 6 नंबर ज़्यादा लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जिसको अन्य जो विद्यार्थी होंगे वो इसको छोड़ करके ही आएंगे क्योंकि इनको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। लेकिन आपको ऐसे प्रश्नों से रूबरू डेली कराया जाएगा, ठीक है। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न है, किसने अपना साम्राज्य श्रीलंका तक पहुंचा दिया था। अभी इस प्रश्न के बारे में हमने डिस्कस किया था इसी वीडियो में। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है किसने अपना साम्राज्य श्रीलंका तक पहुंचा दिया था, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। और इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सक्सेस जंक्शन के नाम से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर वाली वीडियो सुबह अपलोड की गई है, करंट अफेयर वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वहाँ पर आज करंट अफेयर और MP करंट अफेयर बताई गई है, ठीक है। जल्दी मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।